दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक किया है तो इसका मतलब आप उन लोगों में से हैं जो लोग बाबा साहेब आम्बेडकर और उनके संविधान पर आस्था रखने वालों में से एक हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू से ही शुरू करते हैं। सभागार की हवा में एक अनोखी सुगंध फैली हुई थी, सफलता की, सत्ता की और उन असंख्य महत्वाकांक्षाओं की जो हर कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के चेहरे से झलक रही थी। यह कोई साधारण सभा नहीं थी। ये एक ऐसा मंच था जहां देश की दिशा तय होती है, जहां नीतियां बनती हैं और जहां शक्तिशाली लोग एक दूसरे की पीठ थपथपाते हुए भविष्य की योजनाएं बुनते हैं। दिल्ली के दिल में स्थित यह विशाल सभागार, जिसकी दीवारें इतिहास की गूंज से भरी हुई थीं, आज पूरी तरह से भरा हुआ था। हर सीट पर कोई न कोई बैठा था, माइनस मंत्री अपनी चमकदार सूटों में, बड़े अधिकारी अपनी वर्दी की गरिमा में, उद्योगपति अपने महंगे घड़ियों और आत्मविश्वास भरे मुस्कान में, और मीडिया के प्रतिनिधि कैमरों और नोटपैड्स के साथ हर पल को कैद करने के लिए तैयार। रोशनियां इतनी चमकदार थीं कि हर चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वे रोशनियां जो सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि दिलों की महत्वाकांक्षाओं को भी उजागर कर रही थीं। सभागार की छत से लटकते क्रिस्टल चैंडेलियर, फर्श पर बिछी मखमली कारपेट और दीवारों पर लगे भव्य पेंटिंग सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जो राजसी लगता था। हवा में एयर कंडीशनर की ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक में भी एक गर्माहट थी तालियों की गूंज की। बार बार तालियां बजती, थमती, फिर बजती। हर ताली एक भाषण की सराहना थी, एक घोषणा की स्वीकृति थी। लेकिन सब कुछ नियंत्रित था, सब कुछ पूर्व निर्धारित। कोई अराजकता नहीं, कोई अप्रत्याशितता नहीं। ये सभा सत्ता की मशीनरी का एक हिस्सा थी, जहां हर चीज अपनी जगह पर थी। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान थे। उनकी मौजूदगी ही सभागार को एक अलग स्तर पर ले जाती थी। वो कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें हर कोने को स्कैन कर रही थीं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति में एक तीव्रता थी, एक ऐसे नेता की तीव्रता जो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना देखता है। उनके भाषण की प्रतीक्षा में लोग उत्सुक थे, लेकिन अभी माहौल में एक संतुलन था। मंत्री उनके बगल में बैठे थे, अधिकारी पीछे की पंक्तियों में और उद्योगपति सामने की सीटों पर। मीडिया के कैमरे लगातार क्लिक कर रहे थे, हर पल को रिकॉर्ड करते हुए। ये सभा विकास की बात कर रही थी, प्रगति की, और उन योजनाओं की जो देश को मजबूत बनाने वाली थीं। लेकिन क्या ये सभा उन लोगों की आवाज सुन रही थी जो सभागार के बाहर थे, उन लोगों की जिनके लिए विकास अभी भी एक दूर का सपना था? तभी जैसे कोई अदृश्य लहर उठी, पीछे की कतारों में हल्की सी हलचल हुई। ये हलचल इतनी सूक्ष्म थी कि पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई शोर नहीं हुआ, कोई चीख पुकार नहीं, कोई नारा नहीं। बस कुछ लोगों की नजरें एक दिशा में मुड़ने लगीं, जैसे कोई चुंबकीय आकर्षण हो। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा आंखें उसी तरफ घूमने लगीं। सभागार की पिछली पंक्तियों से एक साधारण सा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदम इतने मंद थे कि लगता था वो समय को ठहरा रहा हो। न उसके साथ कोई सुरक्षा घेरा था, न कोई एस्कॉर्ट। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं। वो बस चल रहा था, जैसे कोई सामान्य दर्शक हो जो अपनी सीट की तलाश में हो। लेकिन वो सामान्य नहीं था। उसका पहनावा सादगी की मिसाल था। एक साधारण कुर्ता जो शायद कई बार धुल चुका था, लेकिन अभी भी साफ सुथरा था। पैरों में साधारण चप्पलें जो जमीन से जुड़े होने का एहसास देती थीं, और कंधे पर एक नीला गमछा। वो गमछा जो इतना साधारण लगता था, लेकिन जिसकी मौजूदगी ने पूरे सभागार को हिला दिया। नीला रंग आकाश का रंग, स्वतंत्रता का रंग, लेकिन यहां वो कुछ और कहानी कह रहा था। लोग धीमी आवाजों में एक दूसरे से पूछने लगे, ये कौन है? इतनी बड़ी सभा में कैसे? और ये नीला गमछा क्या है? फुसफुसाहटें फैलने लगी जैसे जंगल में आग। कुछ लोग असहज हो गए, कुछ उत्सुक। लेकिन वो आदमी रुका नहीं। वो आगे बढ़ता रहा, अपनी नजरें नीचे रखे, लेकिन उसकी चाल में एक दृढ़ता थी। उस आदमी का नाम था दीपक सिंह। नाम सुनने में साधारण, लेकिन उसके पीछे की कहानी असाधारण। बहुत कम लोग उसका नाम जानते थे, लेकिन देश के दूर दराज इलाकों में जहां सत्ता की रोशनी कम पहुंचती है, वहां वो एक किंवदंती था। लोग उसे नाम से नहीं पुकारते थे, वे बस कहते थे, नीले गमछे वाला आया है। वहां दलित बस्तियों में जहां आग लगती है, मजदूरों के शिविरों में जहां महीनों की मजदूरी लटक जाती है, या उन गांवों में जहां बच्चियों की पढ़ाई जाती और गरीबी की दीवार से टकरा जाती है, वहां दीपक सिंह सबसे पहले पहुंचता था। वो कोई नेता नहीं था, कोई सेलिब्रिटी नहीं। वो बस एक इंसान था जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता था। दीपक सिंह का बचपन अपमान और संघर्ष की आग में तपा था। उसका जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जहां जाति सबसे पहले पूछी जाती थी। घर छोटा सा था, मिट्टी का, जहां छत से पानी टपकता था
और दीवारें दरारों से भरी थीं। उसके पिता एक मजदूर थे जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते, लेकिन शाम को घर लौटते तो थकान से ज्यादा अपमान की कहानियां लेकर आते। दीपक की मां घर संभालती, लेकिन समाज की नजरों में वे नीची जाति की थीं। बचपन से ही दीपक को एहसास कराया गया कि वो अलग है। स्कूल में उसे आखिरी बेंच पर बैठाया जाता, जहां धूल और अंधेरा ज्यादा होता। पानी का गिलास अलग रखा जाता, जैसे उसका स्पर्श किसी को अपवित्र कर देगा। शिक्षक उसे अनदेखा करते और सहपाठी हंसते। कई बार तो उसे स्कूल से बाहर कर दिया जाता, सिर्फ इसलिए कि वो उस जाति का था। लेकिन इन अपमानों ने उसे तोड़ा नहीं, उन्होंने उसे मजबूत बनाया। एक दिन गांव की एक पुरानी लाइब्रेरी में, जहां किताबें धूल खा रही थीं, दीपक को एक किताब मिली, भारत का संविधान। वो किताब उसके लिए एक खजाना थी। उसने पहली बार पढ़ा कि यह देश बराबरी की बात करता है। अनुच्छेद 14, 15, 17 ये शब्द उसके लिए जादू की तरह थे। सभी नागरिक समान हैं, किताब कहती थी, लेकिन बाहर की दुनिया अलग कहानी कह रही थी। उसी दिन दीपक ने तय कर लिया कि वो सिर्फ शिकायत नहीं करेगा, वो इस किताब को जमीन पर उतारेगा। वो संविधान को एक किताब से ज्यादा बनाएगा, एक हथियार, एक ढाल, एक सपना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बाबा साहेब आम्बेडकर को सच्चे दिल मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम, जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपक सिंह ने कभी नेता बनने की इच्छा नहीं रखी। वो कहा करता था, नेता कुर्सी पर बैठते हैं और मुझे उन लोगों के साथ खड़ा होना है जिनके पास बैठने की जगह तक नहीं होती। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी बोर्ड के। वह स्कूल एक झोपड़ी था जहां बच्चे बैठकर पढ़ते। न फीस ली, न किसी से एहसान मांगा। अपनी थोड़ी बहुत जमीन बेचकर किताबें खरीदी, पेंसिलें, कॉपियां। बच्चे आते, दलित बच्चे, गरीब बच्चे, वे बच्चे जिन्हें समाज ने पहले ही हार मान ली थी। दीपक उन्हें पढ़ाता, लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन का ज्ञान। वो बताता कि संविधान क्या है, अधिकार क्या है और संघर्ष कैसे किया जाता है। जब दलितों पर अत्याचार होता, दीपक सबसे पहले थाने पहुंचता। FIR लिखवाने के लिए अडिग खड़ा रहता, भले ही पुलिस वाले उसे धमकाएं। जब मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती, वो ठेकेदार के सामने खड़ा हो जाता, बिना डरे। इस रास्ते में उसे कई बार लाठियां झेलनी पड़ी, खून बहा, हड्डियां टूटी, लेकिन वो रुका नहीं। जेल जाना पड़ा कई बार। वहां भी वो संविधान की किताब मांगता और कैदियों को पढ़ाता। उसके अपने ही कभी कभी डरकर पीछे हट जाते, लेकिन दीपक अकेला रह जाता। और उसका नीला गमछा, वह कभी कंधे से नहीं उतरा। वो कहता, ये गमछा मुझे रोज याद दिलाता है कि मैं किसके लिए जी रहा हूं। नीला रंग आकाश जैसा है, असीम, स्वतंत्र, लेकिन यह मेरे संघर्ष का प्रतीक है। आज वही दीपक सिंह उस भरी सभा में खड़ा था। वो कैसे आया? शायद कोई आमंत्रण नहीं था, शायद वो बस आ गया, जैसे वो हमेशा आता है जहां अन्याय होता है। उसने न कोई नारा लगाया, न मंच की ओर बढ़ा। वो बस अपनी जगह खड़ा रहा, जैसे एक मूक साक्षी। लेकिन उसकी चुप्पी इतनी भारी थी कि पूरा सभागार उसे महसूस करने लगा। लोग असहज होकर कुर्सी बदलने लगे, जैसे उनकी कुर्सियां अचानक गर्म हो गई हों। कुछ मोबाइल निकालकर देखने लगे, शायद उस असुविधा से बचने के लिए। कुछ की नजरें बार बार मंच की ओर जाने लगीं, जैसे वे उम्मीद कर रहे हों कि कोई इस स्थिति को संभाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर भी उसी दिशा में गई। वह कुछ क्षणों तक दीपक को देखते रहे। उस पल में समय थम सा गया। सभागार की चमक फीकी पड़ गई और वो साधारण आदमी नीले गमछे वाला केंद्र में आ गया। यहीं से वो पल शुरू हुआ जो पहले से किसी ने नहीं सोचा था। एक ऐसा पल जो सत्ता और संघर्ष के बीच की दूरी को मिटा देता है, जहां एक साधारण इंसान की मौजूदगी सब कुछ बदल देती है। दीपक सिंह की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, वो लाखों की थी। उसके बचपन के अपमानों में उन करोड़ों दलितों की कहानी छिपी थी जो आज भी भेदभाव झेलते हैं। उसके स्कूल में उन बच्चों के सपने थे जो शिक्षा से वंचित हैं। उसके जेल के दिनों में उन मजदूरों का दर्द था जिनकी मेहनत का मूल्य नहीं मिलता। और उस नीले गमछे में वो संपूर्ण भारत की आशा थी, बराबरी की, न्याय की। सभागार में उसकी मौजूदगी एक चुनौती थी, लेकिन शांत चुनौती। वो पूछ रहा था बिना शब्दों के, क्या ये सभा उन लोगों के लिए है जो यहां नहीं है? क्या विकास की ये बातें उन तक पहुंचेंगी? जैसे जैसे मिनट बीतते गए, हलचल बढ़ती गई। मंत्री आपस में फुसफुसाने लगे, अधिकारी अपनी फाइलें संभालने लगे, उद्योगपति अपनी घड़ियां देखने लगे जैसे समय तेज भाग रहा हो। मीडिया के कैमरे अब उस दिशा में घूमने लगे, लेकिन दीपक ने कुछ नहीं किया।
वो बस खड़ा रहा, अपनी आंखें नीचे रखे, लेकिन उसकी मुद्रा में एक गरिमा थी, राजा जैसी गरिमा। नीला गमछा हवा में हल्का सा लहरा रहा था, जैसे वो कोई झंडा हो। और प्रधानमंत्री, उनकी आंखें अब उस पर टिकी थीं, जैसे वे कुछ समझ रहे हों। यह पल इतिहास बनने वाला था, एक ऐसा पल जहां सत्ता झुकती है, नहीं बल से बल्कि नैतिकता से। दीपक सिंह की कहानी विस्तार से जानने पर पता चलता है कि वो कितना गहरा था। उसके गांव में शुरू किया गया स्कूल अब कई गांवों तक फैल चुका था। सैकड़ों बच्चे पढ़ चुके थे, कई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन दीपक ने कभी क्रेडिट नहीं लिया। वो कहता, ये संविधान का काम है, मेरा नहीं। जब एक बार एक दलित बस्ती में आग लगी, दीपक सबसे पहले पहुंचा, आग बुझाने में मदद की, फिर जांच कराई कि आग कैसे लगी, साजिश थी। उसने अदालत तक लड़ाई लड़ी और न्याय दिलाया। मजदूरों के लिए वह कई बार हड़तालों में शामिल हुआ, लेकिन शांतिपूर्ण। उसकी वजह से हजारों मजदूरों को उनका हक मिला। लेकिन संघर्ष आसान नहीं था। एक बार पुलिस ने उसे बुरी तरह पीटा, उसकी पसलियां टूट गईं, लेकिन अस्पताल से लौटते ही वो फिर मैदान में था। उसका परिवार, पत्नी और 2 बच्चे जो उसके साथ ही संघर्ष में थे। पत्नी स्कूल चलाती, बच्चे पढ़ाते, लेकिन कभी शिकायत नहीं। नीला गमछा उनके लिए एक प्रतीक था, परिवार का, संघर्ष का। दीपक कहता, यह गमछा मेरी मां ने बुना था। नीला रंग उसके आंसुओं का है जो अपमान में बहते थे। अब यह मेरी ताकत है। सभागार में अब सन्नाटा था, तालियां थम चुकी थीं। हर कोई इंतजार कर रहा था, माइनस क्या होगा। दीपक आगे बढ़ा नहीं, लेकिन उसकी छाया लंबी होती जा रही थी। प्रधानमंत्री की कुर्सी से उठने का पल नजदीक था, लेकिन अभी तो यह सस्पेंस था। दीपक सिंह की मौजूदगी ने सभागार को बदल दिया। चमक से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था वो साधारण आदमी। सभागार में सन्नाटा इतना घना हो चुका था कि लगता था कोई सांस भी ले तो उसकी आवाज गूंज जाएगी। समय ठहर सा गया था। हवा में एक अजीब सी कंपकंपी थी, न डर की, न क्रोध की, बल्कि उस सच्चाई की जो अचानक सबके सामने नंगा होकर खड़ी हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ क्षणों तक दीपक सिंह को एकटक देखते रहे। उनकी नजरें उन नजरों से मिली जो जीवन भर अपमान की धूप में झुलस कर भी कभी शिकायत नहीं की। दीपक सिंह की आंखों में न कोई चुनौती थी, न कोई विजय का भाव, सिर्फ एक गहरा शांत विश्वास था। विश्वास संविधान पर, विश्वास उस भारत पर जो बराबरी का सपना देखता है, विश्वास उन लाखों करोड़ों लोगों पर जिनके लिए वो जीवन भर खड़ा रहा। उस पल दीपक सिंह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह गया था, वो एक पूरा युग बन चुका था। वो उन अनगिनत बच्चों का चेहरा था जो आज भी स्कूलों में आखिरी बेंच पर बैठने को मजबूर हैं, जिनके लिए पानी का गिलास अलग रखा जाता है, जिन्हें शिक्षक की नजरें भी जाति के चश्मे से देखती हैं। वो उन मजदूरों की आवाज था जिनकी पीठ पर महल बनते हैं, लेकिन जिनके हिस्से में सिर्फ थकान, भूख और महीनों से लटकी हुई मजदूरी आती है। वो उन बेटियों का सपना था जिन्हें किताबें छूने से पहले अपनी जाति का प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है, जिनके सपनों को गरीबी और भेदभाव की दीवारें रोक लेती हैं। वो उन माँओं का दर्द था जो रात भर भूखे पेट सोती हैं ताकि बच्चे 2 रोटी खा सकें। वह उन पिताओं की गरिमा था जो अपमान सहते सहते भी परिवार को जोड़े रखते हैं। वो उन गुमनाम नायकों का प्रतीक था जो बिना कैमरों के, बिना तालियों के, बिना किसी पुरस्कार के संघर्ष करते रहते हैं। कंधे पर लटका नीला गमछा किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं था, वो किसी संगठन का निशान नहीं था, वो किसी चुनावी प्रचार का हिस्सा नहीं था। वो तो संविधान की जीती जागती आत्मा था। वह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की जीवंत परछाई था। वो उस पवित्र वादे की याद था जो इस देश ने स्वतंत्रता के समय अपने हर नागरिक से किया था कि यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, हर व्यक्ति को सम्मान और बराबरी का हक मिलेगा। नीला रंग आकाश की तरह असीम था, स्वतंत्रता की तरह मुक्त था, लेकिन यहाँ वो सदियों के अन्याय को धोने की लहर बन चुका था। वो गमछा हल्के हल्के हवा में लहरा रहा था, जैसे कोई झंडा लहराता है, लेकिन ये झंडा किसी देश का नहीं, किसी विचार का था, बराबरी का, न्याय का, मानवता का। और तभी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, बिना किसी संकेत के, बिना किसी प्रोटोकॉल की मजबूरी के नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। ये खड़े होना कोई साधारण खड़े होना नहीं था। न यह गुस्से में था, न यह किसी दबाव या मजबूरी में था, न यह किसी औपचारिकता या दिखावे के लिए था। ये खड़े होना शुद्ध सम्मान का था। ये उस संघर्ष का सम्मान था जो गांवों की धूल भरी सड़कों पर, पुलिस थानों के बाहर, ठेकेदारों के सामने, अदालतों की सीढ़ियों पर लड़ा गया था, बिना किसी कैमरे के, बिना किसी ताली के। यह उस त्याग का सम्मान था जो बिना किसी पदक,
बिना किसी पुरस्कार, बिना किसी मान सम्मान की लालच के किया गया था। यह उस नैतिक ताकत का सम्मान था जो सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठे व्यक्ति को भी झुकने पर मजबूर कर देती है, न बल से, न धमकी से, बल्कि सच्चाई की शुद्धता से। जैसे ही प्रधानमंत्री खड़े हुए, सभागार में एक हल्की सी कंपकंपी दौड़ गई। पहले तो लोग समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। फिर जैसे कोई अदृश्य लहर उठी, एक एक करके लोग अपनी कुर्सियों से उठने लगे। पहले सामने की पंक्ति के मंत्री, फिर उद्योगपति, फिर अधिकारी, फिर मीडिया के लोग। यह कोई आदेश नहीं था, यह कोई निर्देश नहीं था, यह कोई लिखित प्रोटोकॉल नहीं था। ये तो दिल से दिल तक फैलती हुई एक भावना थी, उस सच्चाई के सामने नतमस्तक होने की भावना, उस इंसान के सामने श्रद्धा की भावना जो जीवन भर खड़ा रहा था जब बाकी दुनिया बैठी हुई थी। वो खड़े होना एक श्रद्धांजलि थी उन सभी गुमनाम दीपक सिंहों को जो आज भी गांव-गांव में, बस्ती बस्ती में न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ तालियां अपने आप बजने लगीं, पहले धीमी, हिचकिचाती हुई, फिर तेज, फिर पूरी ताकत से। लेकिन ये तालियां किसी राजनीतिक भाषण के लिए नहीं थीं, किसी नई योजना की घोषणा के लिए नहीं थीं, किसी चुनावी नारे के लिए नहीं थीं। ये तालियां उस सच्चाई के लिए थीं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये तालियां उस चुप्पी के लिए थीं जो 1000 शब्दों से ज्यादा बोलती है। ये तालियां उस नीले गमछे के लिए थीं जो सदियों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का प्रतीक बन चुका था। ये तालियां उस भारत के लिए थीं जो संविधान में लिखा है, बराबरी का भारत, न्याय का भारत, सम्मान का भारत। दीपक सिंह ने कुछ नहीं कहा, न मुस्कुराए, न हाथ जोड़े, न कोई विजयी मुद्रा बनाई, बस धीरे से सिर झुका लिया। वो सिर झुकाना अहंकार का नहीं था, वो सिर झुकाना उस महान विचार के सामने था जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी। वो सिर झुकाना बाबा साहेब अम्बेडकर के सामने था, वो सिर झुकाना भारत के संविधान के सामने था, वो सिर झुकाना उन लाखों करोड़ों गुमनाम लोगों के सामने था जिनके लिए वो जीवन भर लड़ा था, उन बच्चों के सामने जो अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन चुके थे, उन मजदूरों के सामने जिन्हें उनकी मेहनत का पूरा पैसा मिला, उन बेटियों के सामने जिन्होंने जाति की दीवारें तोड़कर स्कूल कॉलेज पूरा किया। उस पल दीपक सिंह की आंखें बंद थीं, जैसे वो कोई प्रार्थना कर रहा हो। उसके मन में क्या चल रहा था? शायद वही पुरानी यादें, बचपन की आखिरी बेंच, माँ के आंसुओं से रंगा नीला गमछा, पहली बार पढ़ी संविधान की किताब, जेल की सलाखें, लाठी के वार, और फिर वे सैकड़ों चेहरे जिन्हें उसने उम्मीद दी थी। फिर दीपक सिंह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वह बाहर की ओर बढ़ गया। उसके कदम वैसे ही शांत थे जैसे आते समय थे। न उसने मीडिया के कैमरों की ओर देखा, न किसी पत्रकार के सवाल का जवाब दिया, न किसी मंत्री या अधिकारी से हाथ मिलाया। वो बस चला गया जैसे आया था, चुपचाप, बिना किसी शोर के। नीला गमछा अब भी कंधे पर था, हल्के से लहराता हुआ, जैसे कोई संदेश दे रहा हो। वो संदेश था, मैं यहां सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने आया था। अब मेरा काम खत्म हुआ। अब फिर उन गांवों में लौटना है, उन बस्तियों में, उन मजदूरों के बीच जहां असली लड़ाई चल रही है। सभा समाप्त हो गई। लोग अपने अपने लग्जरी वाहनों में बैठकर लौट गए। मंत्री अपने दफ्तरों में, उद्योगपति अपने आलीशान बंगलों में, अधिकारी अपने फ्लैटों में। लेकिन उस दिन का वो पल उनके साथ गया। रात को जब वे सोने की कोशिश कर रहे थे तो आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहा था, एक साधारण कुर्ते और नीले गमछे वाला आदमी और प्रधानमंत्री का कुर्सी से खड़े हो जाना। कई लोगों ने अपने बच्चों को ये कहानी सुनाई, कई लोगों ने अपने दोस्तों से फोन पर इसकी चर्चा की। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल होने लगीं, कुछ छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स घूमने लगे। लेकिन दीपक सिंह कहीं नहीं दिखा। वो फिर किसी दूर के गांव में होगा, किसी दलित बस्ती में, किसी मजदूर के साथ खड़ा होगा। उस दिन सभागार की दीवारों में एक सवाल गूंजता रह गया था। वो सवाल जो दीपक सिंह की चुप्पी ने पूछा था और प्रधानमंत्री के खड़े होने ने दोहराया था। अगर दीपक सिंह जैसे एक गुमनाम समाजसेवी की सिर्फ मौजूदगी सत्ता को खड़ा कर सकती है, तो सोचिए, अगर पूरा देश संविधान के साथ एकजुट होकर खड़ा हो जाए तो इस देश को झुकाने की हिम्मत कौन करेगा? यह सवाल सिर्फ सभागार तक सीमित नहीं रहा। यह सवाल पूरे देश में फैल गया। गांवों की चौपालों पर, शहरों के चाय की दुकानों पर, स्कूल कॉलेजों के कैंटीन में, दफ्तरों के लंच ब्रेक में लोग इस बारे में बात करने लगे। कुछ ने कहा, यह तो बस एक संयोग था। कुछ ने कहा, नहीं, ये इतिहास था। कुछ ने इसे राजनीति का खेल कहा, कुछ ने इसे मानवता की जीत। लेकिन सबने एक बात महसूस की, कुछ बदल गया है। हवा में एक नई सुगंध थी, उम्मीद की सुगंध, बदलाव की सुगंध। नीला गमछा कोई साधारण कपड़ा नहीं था। वो जिम्मेदारी था, उन लोगों की जिम्मेदारी जो सत्ता में बैठे हैं,
कि वे उन तक पहुंचें जो सदियों से छूट गए हैं। वो चेतावनी था उन लोगों के लिए जो अन्याय करते हैं कि अब चुप नहीं रहा जाएगा, अब आवाज उठेगी। वो ताकत था, वो नैतिक ताकत जो सत्ता के सबसे ऊंचे सिंहासन को भी हिला सकती है, झुका सकती है। उस दिन के बाद नीले गमछे की एक लहर सी दौड़ गई। गांवों में बच्चे नीला गमछा कंधे पर डालकर स्कूल जाने लगे। मजदूर नीला गमछा लपेटकर काम पर जाने लगे। प्रदर्शनों में नीले गमछे लहराने लगे। वो गमछा अब सिर्फ दीपक सिंह का नहीं रहा, वो पूरे देश का हो गया। वो संविधान का हो गया, वो बाबा साहेब का हो गया। वह बराबरी का प्रतीक बन गया। जब भी कोई पूछता ये नीला गमछा क्या है, लोग मुस्कुराकर कहते ये वही है जिसने सत्ता को खड़ा कर दिया था। ये वही है जो हमें याद दिलाता है कि असली ताकत कुर्सी पर बैठने में नहीं, जमीन पर खड़े होने में है। दीपक सिंह की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो तो बस एक नई शुरुआत थी। उसके बाद कई नीले गमछे वाले उभरे, कई दीपक सिंह पैदा हुए, कई स्कूल खुले, कई लड़ाइयां लड़ी गईं, कई न्याय मिले। और जब भी कोई हार मानने की कगार पर होता तो याद आता वो पल जब एक साधारण आदमी की मौजूदगी ने सबसे बड़ी कुर्सी को खड़ा कर दिया था। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।